नमस्ते दोस्तों। देश में इस समय बहुत कुछ चल रहा है और उस समय एक फ़िल्म पर चर्चा, आप कह सकते हैं कि ये सही समय नहीं है। इस समय दूसरे विषयों पर बात होनी चाहिए। कोई ये कह सकता है कि ऐसे समय में जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब हो, आरक्षण के इतने बड़े-बड़े सवाल आपके सामने हों, आज ख़ास करके मीडिया हाउसेस पर जिस तरह के छापे पड़े, इसके अलावा पेगासस की रिपोर्ट है, तो इतने सारे जब इश्यूज़ आपके सामने ऑलरेडी हैं और आपकी टेबल एक तरह से फुल है, आपकी टेबल पर एक तरह से कोई और जगह नहीं है, तो ऐसे समय में एक फ़िल्म पर बातचीत क्यों की जाए? तो इस सवाल का जवाब भी आपको यहाँ पर मिलेगा और इससे जुड़े हुए बाकी जो प्रश्न है उसका भी जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो जिस फ़िल्म के बारे में आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये फ़िल्म कल रात 12 बजे प्राइम वीडियोज़ अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न का, उस पर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है। और पा रंजीत, पीए रंजीत, जिसको आप जानते हैं, बहुत सारे कारणों से जानते हैं, बहुत चर्चित हैं और अभी हाल के दौर में न सिर्फ तमिल बल्कि तेलुगु, मलयालम और हिंदी स्पेस में भी उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये फ़िल्म उन्हीं पा रंजीत की फ़िल्म है जिन्होंने इससे पहले मद्रास, कबाली, काला, तो इस तरह की कई कबाली फ़िल्म का कल 5 साल पूरा हुआ था। 5 साल पहले ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और अटाकट्टी उनकी पहली फ़िल्म थी पा रंजीत की। और आप सब जानते हैं कि उन फिल्मों की कितनी चर्चा हुई। कबाली के बारे में जो कुल कलेक्शन, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, टोटल रेवेन्यू अर्निंग उसकी 600 करोड़ रुपए की है। तो भारत की किसी भी भाषा की सबसे ज़्यादा देखी गई फिल्मों में कबाली है, जो 5 साल पहले आई थी और इसी पा रंजीत ने बनाई थी। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे फिल्म पर। देखिए, ये फिल्म जो है, इसका बैकड्रॉप जो है, इसका जो क्रम है, जो इसका फील्ड है, जो इसकी सेटिंग है, वो पुराना जो मद्रास, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, मद्रास का उत्तरी हिस्सा इसकी सेटिंग है, नॉर्थ मद्रास। फिल्म तमिल लैंग्वेज में है, इसके बावजूद इसको नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी देखा गया है। और अभी इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ था, तो वो 65 लाख से ज़्यादा उसके यूट्यूब व्यूज़ थे। तो आमतौर पर इतने कम समय में बहुत कम फिल्में हैं जिसको कि इस लेवल की प्रसिद्धि मिलती है। IMDb पर भी ये सबसे ज़्यादा रैंकिंग वाली जो फिल्में हैं उसमें ये शुमार है और एक दिन के अंदर में ही इसने ठीक ठाक, मतलब इसको देखा जा चुका है। तो ये जो फिल्म है, इसकी, जैसे मैंने आपको बताया, कहानी बताकर आपका मज़ा नहीं ख़राब करूँगा, क्योंकि जो लोग पूरी कहानी कम से कम नहीं बताऊँगा, लास्ट का हिस्सा तो कतई नहीं बताऊँगा, क्योंकि अब फिर आप कहेंगे कि फ़िल्म देखने का फिर अब मैंने मज़ा ख़राब कर दिया है। तो आपका डाटा जो जाएगा, या जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको मैं एक तरह से स्पॉइलर का काम नहीं करना चाहता हूँ कि ये फिल्म पूरी कहानी बता दूं और पता चला कि हम लोग ऐसे लोगों को ठीक ठाक पीट देते थे जो मतलब पूरी कहानी आकर बता देता था, तो मतलब फिर हमारे फिल्म देखने का मज़ा वो पूरा ख़राब हो जाता था। तो खैर, ये फिल्म नॉर्थ मद्रास जो है वो उसकी सेटिंग है, वो उसका फील्ड है, वो उसका बैकड्रॉप है जहाँ पर ये फिल्म बनी है। जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहाँ के आसपास का इलाका है। समुद्र आपको इस फिल्म में है, खास करके सेकंड हाफ में, इंटरवल के बाद इस फिल्म में ढेर सारा समुद्र इसमें आपको दिखेगा। और इस फिल्म की टाइमिंग जो है वो 1970s का पहला हिस्सा है। इसको आपको इसलिए पता चलता है कि इस फिल्म में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती है उसकी घोषणा सुनाई देती है। उसके बाद जो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी, वो सारी उन गिरफ्तारियों की चर्चा है। DMK से टूटकर AIDMK जब बन रहा है, इसकी चर्चा है। तो ये फिल्म जो है, आपका सेटिंग इसकी जो है वो, अब मैं आपको टाइम में भी इसको मैंने सिचुएट कर दिया, ज्योग्राफी भी बता दी कि ज्योग्राफी इसकी नॉर्थ मद्रास है और सेटिंग जो इसकी टाइम जहाँ पर ये सिचुएट हो रही है वो 1970 से 1977 के आसपास का पीरियड है। क्योंकि 77 इस फिल्म में इसलिए है क्योंकि जो DMK के लोग अरेस्ट हुए थे इंदिरा इमरजेंसी में, उनके रिलीज होने का भी सीन इसमें है। तो ये बैकड्रॉप है। इसकी कहानी का जो प्लॉट है वो ये है कि एक
तमिलनाडु में एक मद्रास में एक कम्युनिटी है जो कि बॉक्सिंग जो है वो ब्रिटिशर से सीखती है और बॉक्सिंग का एक वो प्रैक्टिस करती है और बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर और उसमें हजारों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये ब्रिटिशर्स से उनका सीखा हुआ स्किल है जिसको वो फिर अपना और वो परफेक्ट करते हैं। और इसके तो वहाँ पर जो अलग अलग क्लान हैं, क्लान एग्जैक्टली वो कास्ट का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन अलग अलग समुदाय हैं, उनके अपने अपने बॉक्सिंग की टीमें हैं और वो उसके बीच में प्रतियोगिताएं होती है और बड़ी संख्या में लोग उसको देखने के लिए आते हैं। अभी ये फिल्म जो है वो एक बॉक्सर है, उसकी कहानी का शुरुआती हिस्सा मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पूरी कहानी जैसे मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, आपका मजा खराब करने का मेरा कम से कम कोई इरादा नहीं है। तो एक बॉक्सर है और वो अपने बेटे के साथ और पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता है, तो बॉक्सिंग का आपस का जो झगड़ा है उसमें एक दूसरा गैंग जो है वो सड़क पर घेर कर उसको मार देता है और वो बच्चा और उसकी माँ उस घटना से बच जाती है। यही बच्चा जो है यही इस फिल्म के का मुख्य किरदार बाद में चलकर बनता है और इस किरदार को आर्या जो है वहाँ के काफ़ी चर्चित आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्ले किया है। अब चूंकि ये फिल्म तमिल में है और मैंने इस फिल्म को इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा है, तो जाहिर है कि जो नाम है उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो ठीक तमिल उच्चारण नहीं होगा। तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। फिल्म मैंने सिर्फ एक बार देखी है, तो हो सकता है कि कुछ बारीकियाँ इसकी मुझसे छूट गई होंगी, क्योंकि मैं एक साथ सबटाइटल और एक साथ फिल्म के फ्रेम्स देख रहा हूँ और क्योंकि मुझे फिल्म एडिटिंग में दिलचस्पी है, तो एडिटिंग के भी फ्रेम देख रहा हूँ। तो वो एक साथ में 3 टास्क देख रहा हूँ और इसके अलावा पा रंजीत की जो आइडियोलॉजी है, उसके जो सिंबल्स हैं वो कहाँ हैं नहीं है, ये भी देख रहा हूँ। तो एक साथ मतलब बहुत सारा टास्क मैंने किया है और एक ही बार इस फिल्म को देखा है, तो जाहिर है कि इसकी कुछ बारीकियाँ मुझसे छूट रही होंगी। तो इसको दूसरी बार तीसरी बार देखने के बाद हो सकता है कि मैं आपको या फिर अभी जो एक हिंदी की फिल्म तूफान रिलीज हुई है उसको भी अगर साथ में देख लूँ तो इनका एक कॉम्पैरेटिव एनालिसिस भी शायद मैं आपको दे पाऊँगा। तो ये जो बच्चा है, इसको उसकी माँ कोशिश करती है कि किसी तरह से बॉक्सिंग से दूर रखा जाए। ये उसकी माँ जो रोल अनुपमा ने प्ले किया है, उसका प्राइम टास्क है कि इस बच्चे को बॉक्सिंग से दूर रखो, क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर जो गैंगवार और झगड़े हैं इसमें उसके पति की मृत्यु होती है। तो बॉक्सिंग की थोड़ी सी भी दिलचस्पी लेता है तो उसको पीटती है, मारती है, बड़े होने के बाद भी पीटती मारती है। ये आप इसमें आप देखेंगे वो। तो ये यहाँ से फिल्म शुरू होती है। फिर बच्चा एक कोच से बहुत प्रभावित होता है, फिर कोच को वो बच्चा पसंद आ जाता है कि अच्छा बॉक्सर बन सकता है और जो कॉम्पिटिटिव प्लान है उसके साथ मुकाबला कर सकता है, और इस तरह से ये कहानी आगे डेवलप होती है। इस बीच में जो वो बॉक्सर है, लीड कैरेक्टर जो है, इसका नाम कबालिन है, एग्जैक्टली देखिए अब तमिल उच्चारण में मुझे दिक्कत तो हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नाम उच्चारण इसी तरह से होगा, कबिलान या कवालिन, मतलब थोड़ा सा मतलब मैं आपके लिए सॉरी भी बोलता हूँ कि उच्चारण को लेकर जो तमिल उच्चारण एग्जैक्टली मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाऊँगा। आप भी शायद कुछ लोग प्रैक्टिस करेंगे या जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है वो कर पाएंगे। तो 3-4 लेयर पर ये फिल्म चलती है और इसीलिए मल्टी लेयर्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स फिल्म है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो जैसे माँ का संघर्ष है कि बच्चे को फिल्म से बचाना है, ये बॉक्सिंग से बचाना है क्योंकि वो गैंग में चला जाएगा। बच्चा बाद में फिर बच्चा मतलब जो भी बॉक्सर है वो शराब में डूबता है, तो उससे वो उसको बचाने की कोशिश करती है, उसको पीटती है। लेकिन वही माँ जब देखती है कि वो शराब में डूब जाता है और वहाँ से निकलने के लिए बॉक्सिंग का जो चुनौती है वही उसको उस शराब और उसकी विनाश से बचा सकती है, तो वो अपने उसी बच्चे को कहती है कि जाओ तुम बॉक्सिंग करो और जाकर अपने जो विरोधी हैं उसको धूल चटाओ। और ये एक तरह से ये एक लेयर है। अब पत्नी जो है वो जो दशहरा विजयन ने ये रोल प्ले किया है, मरियम्मा नाम है, तो वो क्योंकि वहाँ पर रिश्तेदारों में आपस में ही शादी कर लेने का जो चलन है, कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी रिश्तेदारों में, तो उसी के बीच में एक शादी होती है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक कई सारे सिंबलिज्म है, पा रंजीत के सिंबलिज्म पर
प्रतीकों पर, कब वो बुद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं, कब वो अम्बेडकर का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहब का, कब वो पेरियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कब वो अन्नादुरई का इस्तेमाल कर रहे हैं, कब वो रामचंद्रन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे प्रतीक आपको इसमें, ये सारे फ्रेम में कहीं 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 आपको दिखेंगे। तो पारंजित एक साथ कर रहे हैं, तो इसमें वो कई बार उस कहानी को डिस्टर्ब किए बगैर एक फ्लो में इस तरह की चीज़ें आती चली जाती हैं। तो इसको आप देख पाएंगे। तो पत्नी का संघर्ष है, पत्नी उसको बहुत प्यार करती है, उसके साथ वो फिर बच्ची पैदा होती है। फिर पति जब बॉक्सिंग में पूरी तरह डूब जाता है तो उसकी चिढ़ भी है, उसकी कामयाबी की खुशी भी है। फिर वो शराब में डूबता है तो उसको बहुत नाराज़ होती है, वो चले जाने की बात करती है, लेकिन वो जाती नहीं, कहती है कि अगर मैं भी तुम पर भरोसा ना करूं तो फिर दुनिया में कौन भरोसा करेगा। तो ये लेयर्ड, फिर एक और लेयर उसकी पत्नी का है। फिर उसके कोच का एक लेयर है। देखिए, कोच का पूरा चैलेंज क्या है कि वो ऐसा बॉक्सर तैयार करे जो उसके क्लान का, उसके समूह का, उसके ग्रुप का नाम रोशन करे। और साथ में वो डीएमके का नेता है, वो पेरियारिस्ट मूवमेंट का नेता है, और वो इमरजेंसी से भी लड़ता है, जेल भी जा रहा है। और इस बीच में वो ये मान रहा है कि जो नीचे के समूह हैं, इनके बच्चे जब बॉक्सिंग में आएंगे तो वो उनका एक अपलिफ्टमेंट भी, उनके आत्मविश्वास की बढ़ोतरी भी होगी। तो ये बहुत सारे वो एक साथ चीज़ें अचीव करने की कोशिश करता है। उसको मालूम है कि ये जो बॉक्सर है इसमें बहुत संभावनाएं हैं, शानदार बॉक्सर है। लेकिन जब वो देखता है कि वो जो उसका वो बॉक्सर है वो फिर गैंगवार में फंस जाता है, फिर शराब में डूबता है, और फिर वापस जब बॉक्सिंग में आने की कोशिश करता है तो उसको, उस कोच को एक अपराध बोध होता है कि मेरी वजह से ये व्यक्ति बॉक्सिंग में आया और इसकी वजह से गैंगवार में फंस रहा है, शराब में फंस रहा है, तो इसको हम वापस इसकी माँ के पास भेजते हैं और इसको मैं अब कोचिंग नहीं दूंगा। तो ये एक और लेयर है। उसके अलावा जो उसके विरोधी हैं, फिर वो उस जो कोच है उसका एक बेटा है, वहाँ एक और लेयर चलती है कि वो वहाँ का वो मद्रास का चैंपियन बनना चाहता है। उसको लगता है कि मैं कोच का बेटा हूँ, मेरा राइट है, और इस राइट, और मेहनती भी है और वो बहुत अच्छा बॉक्सर भी है। लेकिन बॉक्सर पिता उसको नहीं चुनता है। इसकी वजह शायद सिर्फ ये हो कि बेटा है और लोग क्या कहेंगे, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि हो सकता है कि उसको लगता हो कि ये उतना कामयाब नहीं हो सकता है। तो ये अनुत्तरित प्रश्न है वहाँ पर। तो ये जो बॉक्सर है वो उसको स्थान नहीं देता है, उसकी चिढ़ है। इसकी वजह से वो जो लीड बॉक्सर है आर्या कबिलन, उसको उसका करियर नष्ट करने की कोशिश करता है, उस पर हमला करवाता है। लेकिन बाद में फिर उसको जब क्लान और अपने पिता को लेकर एक गर्व आता है तो उसको वो फिर प्रोटेक्ट करके बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचाता भी है। तो ये वहाँ पर है। इसके अलावा जो उसके ओपोनेंट्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारी धाराएं साथ साथ चल रही होती हैं। बहुत दिलचस्प फिल्म है, बहुत कॉम्प्लेक्स फिल्म है। आपको जटिलताओं में तमाम तरह की जटिलताएं इसमें मिलेंगी। मोहम्मद अली की चर्चा है कि वो किस तरह से डांसिंग लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी, मतलब मधुमक्खी की तरह डंक मारो और तितलियों की तरह अपने पंख फैलाकर रिंग पर इधर से उधर घूमो। और वो मतलब वो चीज़ है। इवन आपको अपदीपो भव जो है बुद्धिस्ट आइडिया, ये भी आपको इसमें मिलता है। और इसमें वो भी है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी आपको ही ढूंढना है। तो आप प्रॉब्लम भी हैं और आप सॉल्यूशन भी हैं। तो आपको ये गानों में आपको ये शब्द भी मिलेंगे, बुद्ध आपको मिलेंगे। तो जो मैं बता रहा था कि जहाँ पर एक मैंने छोड़ा था बीच में कि पारंजित अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से और अपनी अम्बेडकरवादी चेतना की वजह से इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं और सजग हैं कि उनको अम्बेडकराइट आइडिया को भी पुश करना है। लेकिन वो उस तरह के एक्टिविस्ट नहीं है जो सिर्फ अम्बेडकराइट आइडिया को पुश कर रहे हैं, बल्कि वो एक सफल फिल्मकार भी हैं। तो ये दो भूमिकाएं कम से कम वो साथ में निभा रहे हैं। तो ये उसके लिए उनके जटिलता भी समझिए। काला फिल्म में जैसे आप देखेंगे तो जिस तरह से बाबा साहब की तस्वीर का इस्तेमाल है और नीले रंग का जिस तरह से इस्तेमाल है, नीले रंग का गुलाल उड़ता है। इस फिल्म में भी आपको जो लीड कैरेक्टर है कबिलन, वो ब्लू गाउन पहनता है, ब्लू का कलर के ग्लव्स पहनता है। तो ये सारे सिंबल्स, ये प्रतीक का इस्तेमाल करने में पारंजित की का कोई मुकाबला मुझे इस समय नहीं दिखता है। और बल्कि उनकी टीम के मारी सेल्वराज ने अभी जो फिल्म बनाई कर्णन, वो भी बहुत पॉपुलर, बहुत पावरफुल फिल्म बनी। और लगातार इस तरह की फिल्में वहाँ पर आ रही हैं। आपको
पेरियारुम पेरुमल इस बीच में आई, और एक और दूसरे मतलब एक असुरन आई। तो तमिलनाडु का फिल्म लगातार का फिल्म जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है वो लगातार सोशल कास्ट अपहिवल को, उथल पुथल को न सिर्फ दर्ज कर रहा है बल्कि कामयाबी से भी दर्ज कर रहा है, और वो 200-300 करोड़ की फिल्में भी बना रहा है। ये एक्चुअली भारत में जो होता है कहीं आमतौर पे जब आदमी ये सोशल एक्टिविज्म करता है तो वो पॉपुलर से अलग हो जाता है। तो ये एक चैलेंज है कि आप अपने आइडिया और आइडियोलॉजी पर भी काम करें और पॉपुलर भी रहें। ये एक बहुत जटिल टास्क है, जिस टास्क को पारंजित ने अभी तक, और दूसरा मारी साल्वराज मैं नाम लूँगा, इन दोनों ने कम से कम बहुत सफलता के साथ ये 2 टास्क लिया है। मराठी में आपको नागराज मंजुले ने सैराट बनाकर उसी तरह का काम किया है। एक नीरज घोयन ने मसान में और फिर पीली पुच्ची में भी लगभग आप समझ सकते हैं कुछ उस तरह का उन्होंने वो भी भूमिका निभाई है। लेकिन एक मैं आपको इस फिल्म को आगे और ना बताते हुए, क्योंकि इस फिल्म को ताकि आप देखें आगे और क्या क्या इसमें है, बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स हैं इसमें। आपको एक डांसिंग रोज नाम का एक कैरेक्टर है जो बहुत मतलब जिसके इसमें बहुत चर्चा हो रही है उसके रोल की। इसके अलावा एक कैरेक्टर आपको जॉन विजय ने रोल प्ले किया है डैडी का, वो एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं और उस जो कबीलन के परिवार के साथ ही ऑलमोस्ट रहते हैं, और उसका उनकी डायलॉग डिलीवरी और ये सब वो इतना शानदार हुआ है। और इसमें एक रोल जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत गौर से और पहले फिल्म के पहले फ्रेम से लगातार उस रोल को देखना चाहिए, और वो रोल है जो पशुपति ने जो रोल प्ले किया है, और वो रोल कोच का रोल है, कोच रंगन। ये फिल्म एक्चुअली जितनी कबीलन और जो रोल आर्या ने प्ले किया है उस बॉक्सर की है, उतनी ही या मुझे तो लगता है कई बार उससे भी ज़्यादा ये फिल्म जो है वो कोच जो है बॉक्सिंग का जो कोच है रंगन, उनकी फिल्म है। वो ये फिल्म उन्हीं के आसपास पूरी फिल्म वीव हुई है। हालांकि वो लीड कैरेक्टर के रूप में आपको पोस्टर्स वगैरह में नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि वो किस तरह से वो एक अपनी एक बॉक्सिंग को भी एक आइडियोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल करना, फिर वो कांग्रेस के वर्चस्व के खिलाफ जो तमिलनाडु का एक राजनीतिक सामाजिक विद्रोह है, वो जिसको द्रविड़ विद्रोह कह सकते हैं आप, डीएमके उसका व्यक्ति है, वहाँ उसको लीड करता है। वो बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग के दौरान पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है। फिर वो जेल से छूटता है, जेल से छूटने के बाद लोग माला पहनाने जाते हैं तो वो उसको रिजेक्ट करता है कि नहीं मुझे नहीं पहनना है। ये सारी चीज़ें आपको उस कैरेक्टर में जो कोच का कैरेक्टर है उसमें आपको मिलेगा। तो ये उसके भी जीवन का संघर्ष है, उसको अपने बेटे को नहीं बनाना है। फिर जो लीड बॉक्सर है उसको उससे अब बॉक्सिंग नहीं करानी है क्योंकि उससे उसकी माँ का जो प्रोजेक्ट है कि उसको बॉक्सिंग से बचाना है और गैंगवार से बचाना है वो फेल हो जाएगा। तो ये सारा मतलब एक देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 7-8 लेयर्स में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और इस फिल्म को देखते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हिंदी में अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है। हिंदी फिल्मों में जब कास्ट का क्वेश्चन आता है तो बहुत ही खराब तरीके से डील होता है। आमतौर पर पुरानी फिल्मों की चर्चा करें तो अछूत कन्या या सुजाता में एक बड़ी थकी हारी पीड़ित सी एक दलित महिला होगी जिसका उद्धार कोई सवर्ण पुरुष ब्राह्मण पुरुष करेगा। यहाँ से फिल्म जब आगे इसके बाद के दौर में जब वो थर्ड वेव फिल्मों का दौर है, जब एनएफडीसी के ग्रेजुएट्स फिल्म वगैरह बनाने लगते हैं जो नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी और शबाना वगैरह, तो वो रोता धोता दलित गांव में पीड़ित है, सामंत बहुत परेशान कर रहा है, पुलिस अत्याचार है, इस टाइप की फिल्में हैं। और इसके बाद फिर आपको ये जो आपको फिल्म जो आपको ये इसी तरह की फिल्में आपको दिखेंगी। इवन आर्टिकल 15 जो है वो भी उसमें एक रक्षक आपको नजर आएगा। तो ये सारा इसमें एक समस्या आपको दिखेगी। इस बारे में और बातचीत हम आगे करेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो इस फिल्म को देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।